अब हम देखने वाले हैं आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कोई भी आइडियल गैस में अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और साथ ही उसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तब क्या होता है। तो आइसोथर्मल बोला गया है, इसका मतलब कि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा और हमने क्या लिया है, आइडियल गैस को वैक्यूम में लिया गया है। अगर हम वैक्यूम में लेते हैं तो ओवरऑल वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो ज़ीरो होगा। हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वैक्यूम है तो हमारा प्रेशर हो जाएगा ज़ीरो, आइडियल गैस है और साथ ही टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ओवरऑल जब प्रेशर हमारा ज़ीरो है, कांस्टेंट नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर हमारा यहाँ वैल्यू में ज़ीरो है ना ही कांस्टेंट है। तो जब भी प्रेशर ज़ीरो होगा तो ओवरऑल वर्क डन हमें पता है क्या होता है, पी डेल्टा वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है, बट प्रेशर ही अगर ज़ीरो हो जाए तो टोटल वर्क डन भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद जब मान लीजिए अगर Q ज़ीरो होता है तब वहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू भी हमें क्या मिले, ज़ीरो मिले, क्योंकि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो होती है Q प्लस डब्ल्यू। Q यहाँ पे हीट है और W यहाँ पे वर्क डन है। तो वैक्यूम में लिया जाएगा तो वर्क डन हमारा ऑब्वियसली ज़ीरो है। साथ ही Q ज़ीरो कब होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। तो ऐसे केस में जो डेल्टा यू है वो भी हमें मिलेगा ज़ीरो। और ये एक्सपेरिमेंटली जूल्स ने प्रूव किया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जूल्स ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि अगर Q ज़ीरो होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम, तब हमारा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी ज़ीरो होगा। इसके बाद देखिए तीन हम अलग अलग केस देख रहे हैं। सबसे पहला है इरिवर्सिबल चेंज के हिसाब से। तो इरिवर्सिबल चेंज में जो Q होता है, Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि हमें पता है डेल्टा यू की वैल्यू कितना है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ज़ीरो इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इसे हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल P फाइनल माइनस P इनिशियल। देन अगर मान लीजिए ये रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल में तो हम डायरेक्टली उसका वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के लगभग इक्वल आएगी। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। साथ ही हमने देखा था इसको अगर प्रेशर के टर्म्स में चेंज किया जाए तो P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल होता है। इसके बाद लास्ट में देखा जाए फॉर एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए किसी भी प्रोसेस में, नेट चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबैटिक। और एक चीज़, वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम। तब Q इक्वल्स टू ज़ीरो होने की वजह से जो डेल्टा यू होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा हम लोग का W ऑफ AT, मतलब कि एडियाबैटिक चेंज में जो हमारा वर्क डन होगा वो डायरेक्टली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बताएगा। तो इस तरह से ये तीन केसेस बने थे। इससे पहले हमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर से देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है और वैक्यूम में प्रेजेंट है, वैक्यूम में प्रेजेंट है मतलब कि वहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो ज़ीरो होगा। फिर प्रेशर ज़ीरो हुआ तो वर्क डन भी ज़ीरो हुआ, तो टोटल इंटरनल एनर्जी भी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी इन केस ऑफ एडियाबैटिक। फिर इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था जूल्स में। इसके बाद हम देख रहे थे ये तीन केस में सबसे पहला है इरिवर्सिबल चेंज फॉर फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल के लिए, फिर रिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल और लास्ट में एडियाबैटिक चेंज फॉर आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल में जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो तो ज़ीरो है, बट यहाँ पे जो Q होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली हमारे वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल। मतलब जितना भी वर्क डन किया जाएगा जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे हीट हो जाएगा, या फिर हीट जितना उसे प्रोवाइड किया जाएगा या एब्जॉर्ब किया जाएगा वहाँ से, वो डायरेक्टली उसके वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड, जब रिवर्सिबल होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थर्ड, जब एडियाबैटिक चेंज होता है जहाँ पे हमारा Q का वैल्यू ज़ीरो है, तब इंटरनल एनर्जी जो है डायरेक्टली वो वर्क डन के बराबर हो जाती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में हमने कुछ वर्क डन किया,
तो ये वर्क डन डायरेक्टली इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और ना ही हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा था हीट कैपेसिटी। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है C से। अगर मान लीजिए वो मोलर हीट कैपेसिटी है तो उसे डिनोट किया जाएगा Cm से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो उसे डिनोट किया जाएगा Cs से। इसे आप लोग को याद करना है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी जो होती है उसे डिनोट किया जाता है C से। अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है तो वो होता है Cm, स्पेसिफिक हीट में होता है Cs। अब इसके बाद अगर मान लीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर देखा जा रहा है, पहला कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तब हमारे पास रोल में आता है Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तब हमें मिलता है Cv। हमें पता है C का जो फॉर्मूला था वो था m एस डेल्टा टी। ये था स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट में ये एस हट जाता है तो हमें मिलता है m डेल्टा टी। फिर इसके बाद जब देखेंगे हम आगे, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात की जा रही है तो कांस्टेंट प्रेशर में हमारा जो QB होता है, QB, इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। Q इज इक्वल्स टू हमें मिला था Cm डेल्टा टी, जो कि कन्वर्ट हुआ था कैपिटल C डेल्टा टी में। फिर QB के लिए जब लिखा जाएगा तब इसे लिखा जाएगा Cb डेल्टा टी। जब सॉरी QP के लिए Cp डेल्टा टी। देन Cv के लिए जब लिखा जाएगा इसे लिखा जाएगा QB इज इक्वल्स टू Cv डेल्टा टी। ये दो रिलेशन बनेंगे। इन दो रिलेशन के बाद यहाँ पे
जो सी वी डेल्टा टी होता है ये होता है डेल्टा यू, देन सी पी डेल्टा टी जो होता है ये होता है डेल्टा एच। इसके बाद जैसे कि हमें पता है अगर 1 मोल के लिए बात की जा रही है, 1 मोल के लिए अगर कि आइडियल गैस लिया गया है तब वहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ये हमें मिलता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ये हमारा वही फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल वी वाला, हमें उसमें हमने इंटरचेंज करके लिख दिया। फिर पी वी को हम लिख सकते हैं आर टी डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा पी वी की जगह हमने लिखा आर टी, ये रिलेशन आया है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हमने 1 मोल के लिए लिया है तो ये वैल्यू हो जाएगी पी वी इक्वल्स टू आर टी। इसके बाद आगे जब इसकी वैल्यू पुटअप्स करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या दिख रही है सी पी डेल्टा टी, तो सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है सी वी डेल्टा टी प्लस हमें मिलेगा यहाँ आर डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सभी जगह में डेल्टा टी कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लेंगे, फिर हमें मिलेगा सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। तो सी वी को जब इंटरचेंज किया जाएगा यहाँ पे तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये रिलेशन है हमारा सी पी और सी वी का, जिसमें आर जो है वो है गैस कॉन्स्टेंट। अगला टॉपिक आप लोग लिखेंगे इंथैल्पी। अगला सब हेडिंग है इंथैल्पी। इंथैल्पी में इंथैल्पी को डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से, इंथैल्पी चेंज को। फिर
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, एनर्जी लेवल ग्राफ, ये मान लीजिए टाइम है और ये एनर्जी है। तो इनिशियली रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होता है, फिर प्रोडक्ट के पास कुछ एनर्जी होता है, इसी को कहा जाता है इसका इंथैल्पी। हेलो हेलो, हाँ सर कॉल किए थे। हाँ हाँ सर, क्लास ही ले रहा हूँ। सर मैं कह रहा था कि वो मेरा एक ईयरबड वाला देखो सामने रखा होगा। एक मिनट, ये टेबल पे तो नहीं दिख रहा है सर। हाँ सर, नहीं दिख रहा है टेबल में। आपके रूम में छूटा है क्या, एक बार देख लो क्या वहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं तुरंत देख के बताता हूँ आपको। हाँ हेलो, हाँ सर मिल गया, वही रूम में था। ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, हाँ। तो देखिए हम देख रहे थे इंथैल्पी चेंज। सबसे पहले स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के पास टोटल जितनी एनर्जी होती है उसे कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जिसे लिखा जाएगा डेल्टा एच नीचे आर से। ये हमारा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फिर जब प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो उसे लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ पी, या फिर नॉर्मल आप एच आर और एच पी भी लिख सकते हैं। इसे कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद मान लीजिए हमें इंथैल्पी चेंज निकालना है, तो जब भी चेंज निकाला जाता है किसी भी चीज़ में, तब हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यहाँ पे फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट है, इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट था, तो एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। यही है हमारा इंथैल्पी चेंज। ये इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला है। बट अब आगे देखेंगे, जब भी एक रिएक्शन होता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्टली हमने रिएक्टेंट डाला और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वो अलग अलग फेज से होके गुजरता है। वो आयंस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद आपस में वो गैस के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपस में जुड़ते हैं, एंड एट लास्ट वो लैटिस फॉर्म करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मीन्स इस प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके एंड में हमें प्रोडक्ट मिलता है अपने अपने जो फेज़ में हमें चाहिए थे उसमें। तो उसे ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगला सब हेडिंग लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हेलो हेलो, हाँ नहीं सर, मैं सोचा कि वो क्या सर बायो वाले सर आपके साथ है करके इसलिए कॉल किया था। हाँ हाँ, नहीं बात हो गई उनसे। नहीं वही कॉल किए थे, लेकिन फिर मैं कॉल बैक किया ना तो उस वक्त नहीं उठाए थे, तो हाँ हो गया बात। ठीक।
तो चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला हेडिंग डाल लें आप, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलने का मतलब है हमारे जो रिएक्टेंट है वो सारे के सारे सेम फेज में हो। जैसे कि मान लीजिए H2 हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, O2 भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ये फॉर्म करने वाला H2O, ये भी हमें किस फॉर्म में मिलना चाहिए, गैसियस फॉर्म में मिलना चाहिए। जब सेम स्टैंडर्ड में हो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें आप शॉर्ट में लिख लें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन सेम फेज। तो सब के सब जब हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे सेम फेज में हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो डेल्टा H होगा इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी, जो कि होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं H2 गैसियस फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, H2O भी गैसियस फॉर्म में। तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्टेंट का सबसे पहले इंथैल्पी जो होगा वो होगा HR1, यहाँ पे कहा जाएगा HR2, प्रोडक्ट का कहा जाएगा HP। फिर इसका जब आप सम करेंगे तो रिएक्टेंट में टोटल हमें मिलने वाला है HP1 प्लस HP2, ये दोनों HR1 प्लस HR2, ये दोनों मिलके बनेंगे HR, जो कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी है। फिर हमारे पास यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट का इंथैल्पी। यहाँ पे इसीलिए कहा गया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्योंकि सभी के सभी सेम फेज में है। अगर फेज चेंज होता है तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा उसके आयन में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमने रिएक्टेंट को सेम फेज में लिया। रिएक्टेंट को सेम फेज में लेने से HR1 और HR2 बने, जो कि टोटल सम करने पर हमें मिलेगा रिएक्टेंट का ओवरऑल जितना भी यहाँ पे इंथैल्पी था वो। फिर लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास HP मिला, तो डेल्टा H जब इसका निकाला जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी HP माइनस HR। तो ये हमारा फाइनल स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, H स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू H ऑफ P माइनस H ऑफ R। ये हमको याद रखना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी बोल दिया है, इसका मतलब कि जो फेज है वो सारे के सारे सेम है। चलिए नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज अभी हमने देखा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के सभी सेम फेज में थे। बट अब हम देखने वाले हैं फेज चेंज होता है तब क्या होगा। इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो देखिए हमारे पास जितनी भी मैटर होती है वो सभी के सभी जनरली हमें पता है तीन अवस्था में होती है। सबसे पहला सॉलिड, ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, और ऐसा भी हो सकता है कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट हो जाए या तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसे कहा जाएगा लिक्विफैक्शन या लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहा जाएगा वेपराइजेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। हम लिक्विफैक्शन को अगर सिर्फ फेज की बात करें तो उसे मेल्टिंग भी कहा जा सकता है, कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब कि वो मेल्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास इंथैल्पी मिलने वाले हैं।
enthalpy of fusion, second enthalpy of vaporization, third enthalpy of sublimation. ये हमें 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी हमने देखा था सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे लिक्विफेक्शन कहा जाता है या फिर मेल्टिंग कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया फ्यूज़न। अब इसका मतलब क्या है? जब देखिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब उसे कहा जाएगा फ्यूज़न। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था, पानी को अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर ला दिए तब भी वो बर्फ़ नहीं बनता है। इसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे और वहाँ से निकालनी पड़ती है। तो इस फेज़ में जब वो 0 डिग्री पे आ चुका है और फिर भी वो पानी है, तब हम जब उसके पास टेम्परेचर और कम नहीं कर सकते बट एनर्जी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब एनर्जी वहाँ से निकाल ली जाती है तो सेम टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, जो कि हमें आइस के फॉर्म में मिलता है। तब यहाँ पे जो फेज चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है फ्यूज़न। सिमिलरली अब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो 100 डिग्री पे हम पहुँचे। 100 डिग्री पे भी पानी कैसा रहेगा? सबसे पहले लिक्विड ही रहेगा, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे और चाहिए सेम टेम्परेचर में, तब जाके इसकी जो फेज़ है वो चेंज हो जाती है। तो अभी भी हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री है बट जो फेज़ है लिक्विड से वो गैस बन चुकी है। तो यहाँ पे इस फेज़ चेंज की बात की जा रही है जब सेम टेम्परेचर में फेज़ चेंज हो जाए, ना कि 25 से हम 0 आए इसकी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 0 से 0 सेम टेम्परेचर पे तभी की बात। तब देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न को लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न। जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है यहाँ पे, जैसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ हमारा वाटर, तो वहाँ पे एंथैल्पी चेंज को कहा जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न फॉर आइस। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में VAP लिखा जाता है। देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में इसे लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ SUB। SUB जो शॉर्ट फॉर्म है वो सब्लिमेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इन तीनों में आप पहले नोट कर लें, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सब हेडिंग आप डाल लीजिए, थर्ड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थर्ड सब हेडिंग में है हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसा फॉर्मेशन मतलब कि कोई भी चीज़ बन रही है तब जो एनर्जी का चेंज आ रहा है वहाँ पे उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एच और नीचे शॉर्ट में FOR। इसमें जैसे हम देख सकते हैं H2 प्लस O2 हाफ O2, ये फॉर्म करता है H2O।
सिमिलरली C प्लस O2 ये फॉर्म करेगा CO2, देन S प्लस O2 ये फॉर्म करेगा SO2। आगे इसी तरीके से आप कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं जिसपे A और B दोनों आपस में जुड़ रहे हो और फॉर्म कर रहा होगा AB। तो यहाँ पे A और B हमारे पास रिएक्टेंट है और जो फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सॉरी, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अपने बॉन्ड तोड़े होंगे, उसके बाद फिर जुड़ेगा किसके साथ, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास गए, इनके दो बॉन्ड टूटे, इन दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन इनके पास गए। अब ये जो हाइड्रोजन है एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, दूसरा उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का टूटना और जुड़ना हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने वाली है। सबसे पहला जब बॉन्ड टूटता है तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज वहाँ पे होती है, साथ ही एनर्जी वहाँ पे लगती भी है। तो उसी हिसाब से जब देखा जाए कि ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट थे इनका टोटल इंथैल्पी लिखा जाएगा HR, वाटर का लिखा जाएगा यहाँ पे HP। तो टोटल डेल्टा H इज इक्वल्स टू हो जाएगा HP माइनस HR। सेम यहाँ पे भी इसका रिएक्टेंट का हो जाएगा HR, CO2 हो जाएगा HP। तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 विल बी HP माइनस HR। देन थर्ड, बाकी सभी के लिए भी सेम इक्वेशन अप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है। हमें ये देखना है कि कोई नई चीज़ बन रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप CaCO3 ले लिए फिर आप बोल रहे हैं कि CaO बन रहा है यहाँ पे और साथ में CO2 निकल रहा है। तो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन हो गया, फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी हमने रिएक्टेंट लिए थे वो आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्म ले लें, तब जो वहाँ पे हीट निकलेगी, जो भी इंथैल्पी वहाँ पे निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट सब हेडिंग आप लोग डालेंगे हेस लॉ। अगला सब हेडिंग है हेस लॉ। हेस लॉ में ये कहा गया जैसे कि कोई रिएक्टेंट है ए से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट बी में, तो डायरेक्टली एक बार में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके फेज चेंज हुए होंगे। जैसे मान लीजिए गैसियस में है, ये लिक्विड में, इसके फेज चेंज हुए होंगे। सबसे पहला फैक्टर है फेज। सेकंड, ये आयनाइज हुआ होगा। थर्ड, इसके मॉलिक्यूल्स के जो जितने भी बॉन्ड आपस में होंगे, जैसे कि मेटेलिक हो गया या फिर कोऑर्डिनेट हो गया, ये सारे टूटे होंगे। देन इसके बाद जब ये बॉन्ड फॉर्म किया होगा प्रोडक्ट के साथ, तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होने के बाद फिर आएगा हमारा फेज चेंज। फेज चेंज में साथ ही ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ये लैटिस का फॉर्म ले ले। लैटिस मतलब कि एक जालक, जो जैसे कि हमारा NaCl होता है,
NaCl में क्या होता है, Na और Cl इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, तो एक Na को चारों तरफ से Cl ने अटैच करके रखा होता है, और उस एक Cl को फिर वैसे ही 8 Na चारों तरफ से अटैच करके रखते हैं, तो इसी को कहा जाता है लैटिस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सबसे पहला रिएक्टेंट का फेस चेंज, सेकेंड आयनाइज होगा, थर्ड जितने भी मेटलिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, फोर्थ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और फिफ्थ फिर से फेज या फिर हमारा लैटिस फॉर्म में जिसमें हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे फेज चेंज होगा ये हमें पता है कि डेल्टा एच ऑफ फेज लिख लिया जाएगा, देन आयनाइज होगा तो डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन लिख लिया जाएगा, देन मेटेलिक या कोऑर्डिनेट में भी ये नॉर्मली डेल्टा एच रह जाएगा, देन फॉर्मेशन में डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, एंड एट लास्ट डेल्टा एच ऑफ लैटिस। तो हैस लॉ में यही बोला गया है, जो ए से बी हम गए हैं ये डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ है कि हम ए डाले हैं और हमें बी मिल गया है, यहाँ पे ये बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला फेस चेंज हुआ, फिर आयनाइज हुआ, देन मेटेलिक बना, या सॉरी मेटेलिक बॉन्ड टूटा, देन फॉर्मेशन हुआ, और लास्ट में फिर से हमें लैटिस के फॉर्म में मिला। तो इन सभी का सम, जितने भी इंथैल्पी चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, इन सभी का सम हमें लास्ट में क्या देगा, डेल्टा एच ऑफ इसका फॉर्मेशन। ए से बी का स्टैंडर्ड इंथैल्पी देखा जाए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, हमें वो मिल जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेम फेज में सेम आयनाइज फॉर्म में है, तब जाके उन्हें ऐड करके लिखा गया है। बट स्टार्टिंग में जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ फेज प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस, एंड एट लास्ट प्लस जितने भी वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे या मेटेलिक बॉन्ड बने होंगे, यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हुआ होगा वो। तो यही था हैस लॉ। हैस लॉ में कहा गया कि ए से डायरेक्टली कभी बी नहीं बनता। ए सबसे पहले मान लीजिए अपने आप को फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट किया, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड एट लास्ट बी। तो ये जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है, ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, इन सभी का सम आप करोगे तब जाके आपको मिलेगा कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उस पर कितना यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रहा है। तो ये आप नोट कर लें, इसे लिख लेंगे हैस लॉ। इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। सर अब एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखिए हैस लॉ में क्या बोला गया, जैसे हमने रिएक्टेंट लिया, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में। अब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो डायरेक्टली तो रिएक्शन होगा नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कार्बन गैसियस फॉर्म में आया, फिर कार्बन गैसियस फॉर्म में आने के बाद ये कार्बन आयनाइज होगा, कार्बन आयनाइज हो गया, साथ में जो ऑक्सीजन था वो भी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। पहले O2 था, अब नॉर्मल वो O बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने देखा, कार्बन पहले गैसियस फॉर्म में आया, फिर आयनाइज हुआ, वहीं ऑक्सीजन डायरेक्टली आयनाइज हुआ, फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ेंगे आयनाइज्ड फॉर्म में,
ये आयनाइज्ड फॉर्म में जुड़ गए। इसके बाद जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो यही हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके गैसियस फॉर्म में नहीं बन रहे। कार्बन सबसे पहले अपने आप को गैसियस फॉर्म में लाया, फिर वो आयनाइज हुआ, आयनाइज होने के बाद वो रिएक्शन किया। वही ऑक्सीजन डायरेक्टली आयनाइज हुआ और उसके साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो इसे हम देख सकते हैं ए से बी पे गए, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा सबसे पहले कार्बन के लिए डेल्टा एच, सिर्फ कार्बन का लिख रहे हैं हम, डेल्टा एच सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, प्लस ऑक्सीजन गैस से आयनाइज हुआ है तो डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन। ये किसके लिए है, O2 के लिए है। फिर कार्बन भी आयनाइज हुआ है तो उसे लिखा जाएगा डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन कार्बन के लिए। इसके बाद ये दोनों जुड़े होंगे, फिर वहाँ पे ये आयनाइज्ड फॉर्म में जुड़े हैं, तब अलग से हीट एनर्जी कुछ इवॉल्व हुई होगी तो उसे लिख लिया जाएगा डेल्टा एच, जो कि ये फाइनल हमें बताएगा कि ओवरऑल कितना इंथैल्पी चेंज हुआ है। इसी को कहा गया है हेस लॉ। क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंथैल्पी को लेके, वो आपको लिखना है। सबसे पहला लिख लीजिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसे हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह पढ़ने वाले हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेकंड में लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। थर्ड में लिखेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। देन फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर फिफ्थ में आप लिखेंगे लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ, जैसा कि वर्ड यहाँ पे बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे जितनी भी इंथैल्पी चेंज होगी उसे कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से। अभी हमने देखा था कि कैसे निकाला जाता है। हेस लॉ, आप हेस लॉ लगाएंगे और डायरेक्टली आपका वैल्यू मिल जाएगा। फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में इसे लिखा जाता है डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब कि जैसे O2 था, O2 कन्वर्ट हो रहा था सबसे पहले ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन जा रहा था रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल अपने एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसी को कहा जाता है एटोमाइजेशन। फिर आता है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी में जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड रहे होंगे, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड टूटा होगा, टूटने के बाद ये दोनों आयनाइज हुए होंगे, तो इस बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी लगी होगी या फिर जितनी एनर्जी वहाँ से निकली होगी उसे कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, कि यहाँ पे हमारी इतनी एनर्जी लग जा रही है बॉन्ड तोड़ने में या फिर वहाँ से उतनी एनर्जी निकल जा रही है। फिर उसके बाद कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जैसे आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉर्मली आप देख सकते हैं कि वाटर में आप ग्लूकोज घोल दें, वाटर है उसमें आप क्या कर लें, ग्लूकोज घोल लें, तो ये सॉल्यूशन बन रहा है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। बट साइमल्टेनियसली आप ये फील करेंगे जो आपका ग्लास होता है वो कंपैरेटिवली पहले से ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन थे उसने इसकी सारी हीट ले ली है, इससे कि ग्लास क्या हो गया, ठंडा हो गया। सेकेंड, आप ये देख सकते हैं कि वाटर में जब आप कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, चूना डालते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो ग्लास या जो भी बर्तन होगा वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर की तरफ निकल रही है। पहले रिएक्शन में हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा था, सेकेंड में क्या हो रहा है, हीट वो बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगी उसे कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आता है लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने प्रोड्यूस किया NaCl। NaCl जब शुरू में प्रोड्यूस करते हैं तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर उसे सुखाया जाता है ताकि वो फिर से अपना एक क्रिस्टल का फॉर्म ले ले। तो लिक्विड से जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तब जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे कहा जाता है लैटिस इंथैल्पी। इसे लिखा जाएगा डेल्टा H ऑफ लैटिस। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। इससे आप हेस लॉ के कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे, तब जाके आगे के टॉपिक्स आपको और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास।